हेलो दोस्तों। तो आज हम सब जानेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक बहुत पुरानी बीमारी है जिसको हिंदी में दम्मा के नाम से जाना जाता है। यह हमारे फेफड़े यानी लंग्स को प्रभावित करती है, जिसमें सांस लेने में कठिनाई होता है और घरघराहट सी आवाज़ आती है। लगातार 3 दिन से ज़्यादा खांसी रहता है तो ये अस्थमा का लक्षण माना जाता है और सीने में जकड़न महसूस होता है और सांस फूलने लगता है। अस्थमा एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें श्वास नली जो होता है, हमारा जो ब्रोंकाई होता है, उसमें इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाता है और वहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जो बलगम और जो सूजन होता है वो श्वास नली को कंस्ट्रिक्ट यानी पतला कर देता है और पतला होने के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह से वो श्वास नली नहीं कर पाती है। यहाँ पर देखिए, ये है आपका नॉर्मल लंग्स, जहाँ पे जिस श्वास नली में कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, कोई म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं है, यानी ये नॉर्मल लंग्स है और नॉर्मल इसका ब्रोंकाई है, नॉर्मल श्वास नली है। और यहाँ पे देखिए, ये है जिस श्वास नली में ये अस्थमेटिक लंग्स है, जिस श्वास नली में इन्फ्लामेशन हो गया है और म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ गया है, जिसके कारण श्वास नली का डायमीटर कम हो गया है और वो श्वास नली पतली हो गई है और ये अच्छी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाएगी। अब जानते हैं अस्थमा के काजेज के बारे में। ऐसा कौन कौन सा कारण है जिससे अस्थमा हो सकता है। पहला है स्ट्रेस। अगर आप ज़्यादा चिंता तनाव करते हैं उससे भी अस्थमा हो सकता है। दूसरा है स्मोकिंग। अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गांजा पीते हैं उससे भी अस्थमा हो सकता है। तीसरा है वेदर चेंज। अगर मौसम चेंज हो रहा है, अगर आप मौसम चेंज के संपर्क में आ गए, ठंडा हवा गर्म के संपर्क में आ गए, उससे भी अस्थमा हो सकता है। चौथा है एयर पोल्यूशन। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे धूल धक्कड़ उड़ रहा है या ज़्यादा धूल धक्कड़ के संपर्क में आ रहे हैं, उससे भी हो सकता है। पांचवा है एंजाइटी। अगर आप ज़्यादा चिंता तनाव करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उससे भी हो सकता है। छठवां है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। अगर आपके श्वास नली में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, उससे भी हो सकता है। सातवां है एलर्जेन। बहुत प्रकार के एलर्जेन होते हैं, जैसे पोलन ग्रेन्स हैं, इसके संपर्क में आ गए, किसी प्रकार के केमिकल्स के संपर्क में आ गए, उससे भी हो सकते हैं। आठवां है जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके परिवार में माता पिता या दादा दादी किसी को है तो उससे भी अस्थमा होने के चांस होते हैं। अब जानते हैं अस्थमा के सिम्टम्स के बारे में। अगर अस्थमा हो गया है तो कैसे आप पहचानेंगे, यानी क्या क्या समस्या होगी अस्थमा होने के बाद। पहला होगा व्हिचिंग साउंड, यानी जब आप सांस लेंगे तो घरघराहट की आवाज़ आएगी। दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सांस लेने में कठिनाई होगी, अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाएंगे। तीसरा है कफिंग, यानी लगातार खांसी होगा। 2 से 3 दिन लगातार खांसी होता है तो अस्थमा के सिम्टम्स माने जाते हैं। चौथा है चेस्ट टाइटनेस, यानी सीने पे बोझ जैसा लगना, सीना जकड़न जैसे महसूस होगा। पाँचवा है इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, यानी गले में जो म्यूकस का प्रोडक्शन होगा बढ़ जाएगा। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ अस्थमा, यानी अस्थमा कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के अस्थमा हो सकते हैं। जैसे पहला है एलर्जिक अस्थमा, यानी बहुत से लोग हैं जो किसी धूल धक्कड़ एरिया में जाते हैं तो उनको अस्थमा का अटैक आ जाता है। या पोलन ग्रेन्स, यानी बहुत से ऐसे झाड़ी होते हैं जिनके फूलों के सुगंध या उनके पोलन ग्रेन्स के संपर्क में आने से अस्थमा का अटैक आ जाता है। दूसरा है नॉन एलर्जिक अस्थमा, यानी किसी प्रकार के एलर्जन से नहीं होगा। ये होगा जैसे कोल्ड एयर। अगर मौसम सडन चेंज हो रहा है, ज़्यादा गर्मी होने से अचानक से ठंडी हो गया या बारिश हो गया, उसके संपर्क में आने से हो गया। या रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, अगर आपके श्वास नली में कोई इन्फेक्शन है उससे भी हो जाएगा। या ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ज़्यादा चिंता तनाव कर रहे हैं, उससे भी हो जाएगा। इसे बोलते हैं नॉन एलर्जिक अस्थमा। तीसरा है एक्सरसाइज इंड्यूसिंग अस्थमा। अगर आप अच्छी तरह से दिन में अपने लंग्स को अच्छी तरह सफाई नहीं करते हैं, अच्छी तरह से आप सांस नहीं लेते हैं, यानी किसी प्रकार के आपके लंग्स में कंडक्टिविटी में कमी होती है, उससे भी हो जाता है अस्थमा। चौथा होता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा, यानी आप ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ पे किसी प्रकार का केमिकल के संपर्क में आते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं या छड़िया गिट्टी के फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी ऐसे फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ तमाम प्रकार के केमिकल्स के संपर्क में वो होते हैं, उससे भी अस्थमा हो जाता है। अस्थमा एक क्रोनिक डिजीज होता है। क्रोनिक डिजीज का मतलब होता है वे बीमारी जो लंबे समय तक चले, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस। ऐसे बीमारियां जब एक बार पकड़ में आ जाती हैं तो डॉक्टर बोलता है आपको लंबे समय तक दवा खाना है, यानी
आपको पूरी जीवन दवा खाना ही है। ऐसा नहीं है केवल दवा खाने से ही ठीक रहेंगे, दवा खाने के साथ साथ आपको अपने जीवन शैली में भी चेंज करना होता है, जैसे खान पान, रहन सहन, इसमें भी आपको बदलाव करना होता है। मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर का बीमारी है तो उसको डॉक्टर बोलता है आपको दवा तो खाना ही है, इसके साथ साथ नमक भी नहीं खाना है, बाज़ार की तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, मसालेदार चीज़ नहीं खानी है। आप यानी उस बीमारी को जो चीज़ें खाने से वो बीमारी बढ़ती है उस चीज़ों को नहीं खाना होता है, उसके साथ साथ आपको दवा की भी मेंटेनेंस लेना होता है, तब आप अच्छी तरह से इन बीमारियों को मैनेज कर सकते हैं। अस्थमा भी उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है जो लंबे समय तक यानी ये समझिए आजीवन चलता रहेगा। आपको इसमें एक चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपको किस चीज़ के संपर्क में आने से अस्थमा हो रहा है। जैसे बहुत लोगों को धूल धक्कड़ के संपर्क में आने से होता है, बहुत लोगों को सडन मौसम चेंज के होने से होता है, बहुत लोगों को किसी प्रकार के केमिकल से, किसी एक पार्टिकुलर केमिकल से रिएक्शन होता है उससे होता है, या किसी लोग को बहुत से पोलन ग्रैंड्स के पुष्प के फूल से होता है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान देना है कि किस चीज़ से हमें अस्थमा का अटैक आ रहा है और आपको उस चीज़ से बचे रहना है और आपको मेंटेनेंस दवा लेते रहने हैं। अब हम समझते हैं अगर किसी को अस्थमा हो गया है तो कौन सा दवा डॉक्टर द्वारा दिया जाएगा। इसमें मेनली 2 दवा दिया जाता है, ब्रोंकोडायलेटर, दूसरा होता है कार्टिकोस्टेरॉइड। ब्रोंकोडायलेटर का काम होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी जो ब्रोंकाइयल मसल हो उसको डायलेट करेगा, यानी जो श्वास नली है जो कंस्ट्रिक्ट हुई है, पतली हुई है, उसको फैलाने का काम करेगा। दूसरा होता है कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड का काम होता है जो श्वास नली में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, जो सूजन हुआ है जिसके कारण श्वास नली पतली हुई है, उस सूजन को कम करता है। दोनों का एक दूसरे से रिलेटेड काम है, दोनों का मेन एक ही काम होता है, जो श्वास नली होती है पतली हुई है उसको फैला करके ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ावा देना, जिससे ऑक्सीजन अच्छी तरह से पास आउट हो सके। इसमें भी अलग अलग क्लास की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। इसमें डॉक्टर अपने अनुसार सेलेक्ट करता है कि किस मरीज़ को किस तरह की दवा देना है। इसके अलावा और भी बहुत सी दवाइयाँ दी जाती हैं मरीज़ के कंडीशन के अनुसार, क्या उसको समस्या है वो डॉक्टर जानता है और डॉक्टर अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है। बिना डॉक्टर की सलाह से आप खुद से इन दवाओं को कभी नहीं लें, नहीं तो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। धन्यवाद।